हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चंस को जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के 2017 के एग्जाम में पूछे गए। ये नोटिफिकेशन थी 2017 की, लेकिन एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ 2019 मार्च में। तो वहां पर पॉलिटी के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि उन पॉलिटी के क्वेश्चंस को हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। पॉलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए और हर साल लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से पूछे जाते हैं। और जिस बच्चे की पॉलिटी काफी स्ट्रांग है, जिसने पॉलिटी काफी अच्छे से पढ़ी हुई है, काफी टाइम लगाया है पॉलिटी पे, उसके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और पॉलिटी का फायदा आपको मेंस एग्जामिनेशन में भी मिलता है। तो हम डिस्कस करेंगे उन 8 क्वेश्चंस को जो 2017 के हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में पूछे गए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर। जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जिनको हम 3 एस्पेक्ट्स में कवर करते हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन, एग्जीक्यूटिव रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन। तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक में लेजिस्लेटिव रिलेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आपको पता होगा कि आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम बोले कि 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा शेड्यूल? 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पर जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लॉ बनाए जा सकते हैं, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना कि एजुकेशन के ऊपर लॉ बनाना चाहिए, या एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बनाना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर लॉ बनाना चाहिए। तो ऐसे मल्टीपल सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर लेजिस्लेशन बनाई जा सकती है। लेकिन ये लेजिस्लेशन बनाएगा कौन? हमारे देश में तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है। तो जो डोमेन है उनको डिवाइड किया हुआ है कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी कानून बना सकती है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात करी गई है। पहली लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल लैंड रेवेन्यू। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर आपकी सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में लॉ बना सकती है। फिर आती है सेकंड लिस्ट, जिसको हम कहते हैं यूनियन लिस्ट या हमारी सेंट्रल लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, इसके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास। जो हमारी सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके पास पावर है कि जो सब्जेक्ट आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं, लगभग 98 के आसपास ये सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कानून बना सकती है। फिर तीसरी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी भी गई है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कानून बना सकती है और जिनके ऊपर आपकी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी कानून बना सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी है कि आप भी लेजिस्लेट कर सकते हो, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप भी लेजिस्लेट कर सकते हो। तो ये 3 लिस्ट हमारे 7th शेड्यूल में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होंगे ना जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल साइबर लॉ, तो उनके लिए बोला गया है कि एक रेगुलेटरी पावर भी है। रेगुलेटरी पावर का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, अगर उनके ऊपर लॉ बनाने की जरूरत आ जाती है तो उस केस में कौन लॉ बनाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो रेगुलेटरी पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अगर मान लो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आता है, तो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा? उसके ऊपर कानून बनाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स को किस तरीके से डाला गया है, कि क्या बेसिस बना कि हमने बोला कि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, क्या बेसिस बना जब हमने बोला कि ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट होगा, या फिर ये कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जिन सब्जेक्ट के ऊपर हमें ऑल इंडिया लेवल पर यूनिफॉर्मिटी चाहिए, वो सब्जेक्ट हमने कहां पर डाले? वो सब्जेक्ट हमने यूनियन लिस्ट में डाले, ताकि पार्लियामेंट इनके ऊपर एक यूनिफॉर्म लॉ बना सके जो पूरे इंडिया लेवल पर एप्लीकेबल हो। जो सब्जेक्ट हमें लगता है कि जिनमें लोकल इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखना चाहिए, रीजनल फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को हमने कहां पे रखा? उन सब्जेक्ट को हमने स्टेट लिस्ट में रखा, ताकि यहां पर लोकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके, रीजनल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके आपकी लॉ मेकिंग हो पाए। और जो सब्जेक्ट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के थे,
लेकिन हमें उनमें रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना था, तो उनको हमने कहां डाला, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एक तो नॉट पे ध्यान देना है, आपको इस चीज को अंडरलाइन कर लेना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। तो यहां पर बोला है कि नॉट इन द कंकरेंट लिस्ट, तो सबसे पहले लिखा है क्रिमिनल प्रोसीजर। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या क्रिमिनल प्रोसीजर है या क्रिमिनल लॉ है, ये आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ये आपके कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, तो ये आपके आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे क्योंकि यहां पर नॉट पूछा हुआ है, तो इसको आप गलत कर दीजिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी आपका जो सब्जेक्ट है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो ये भी आप गलत कर दीजिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के अलावा जो साइट्स हैं उनको भी हम कंकरेंट लिस्ट में देखते हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, पब्लिक ऑर्डर। अब पब्लिक ऑर्डर आता कौन सी लिस्ट में है, तो पब्लिक ऑर्डर जो है वो आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी, क्योंकि आपसे पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कंकरेंट लिस्ट। क्लियर है, तो आपने यहां पर मुझसे क्या समझा, आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल, 3 लिस्ट, और इन 3 लिस्ट में किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पिरोया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चांस है कि हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बॉडीज को मेंशन किया गया है। जैसे आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुना होगा, आपने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सुना होगा, आपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सुना होगा, तो इनका हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन देखने को मिलता है। तो इन्हीं और बॉडीज को, इन्हीं इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्वेश्चन क्या था कि व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बाइफर्केटेड, तोड़ा गया है ना, सेपरेट किया गया इनटू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और आपसे वो ईयर पूछा है और वो डेट पूछी है कि कब हमने ये दोनों को बाइफर्केट किया। ठीक है, तो आपको एक हल्का सा इसमें बैकग्राउंड समझना होगा। पहली बात तो ये कि जितने भी बॉडीज हैं या जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हमारे दो बेसिक तरीके के हो सकते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। या तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं या ये आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं। हमने किस बेसिस पर एक क्लासिफिकेशन करी है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बॉडी का या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र देखने को मिलता है, तो वो बॉडी क्या होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आर्टिकल 76 एंड आर्टिकल 165 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश किए गए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट and National Commission for Scheduled Tribe and National Commission for Backward Classes, one of the very recent institution। ठीक है, अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलती, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं है। तो ये भी आपकी दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कौन सी बॉडीज हैं, जो किसी पर्टिकुलर कानून के थ्रू बनी है, किसी पर्टिकुलर पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू बनी है। फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो कि प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑफ 1993 के अकॉर्डिंग बना है। ठीक है, और दूसरी हो सकती है एग्जीक्यूटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाई गई बॉडी, जैसे हमारी नीति आयोग या हमारा सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, अभी ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 338 में बोला हुआ है, आर्टिकल 338 में बोला हुआ है कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोला हुआ था
कि देयर शुड बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जिनका काम क्या होगा, उनका काम ये चेक करना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए दिए गए हैं, क्या वो सही तरीके से आपके निभाए जा रहे हैं, और उनके ऊपर प्रेसिडेंट साहब को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। उसके बाद क्या हुआ, 1978 में जो गवर्नमेंट थी उसने एक मल्टी मेंबर कमीशन बनाया जिसको नाम दिया कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और ये आपका कोई स्टैट्यूटरी कमीशन नहीं था, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया गया कमीशन था। ये वाला कमीशन क्या बना, मल्टी मेंबर कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और अभी ये भी था और ये भी था 1978 में। फिर गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया 1987 में, इसकी पावर थोड़ी सी और बढ़ा के, सेकंड वाले की पावर थोड़ी सी और बढ़ा के इसका नाम चेंज कर दिया और इसको बोल दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और अभी ये भी है 87 में भी ये है साथ में पैरेलली। फिर आता है 1991, यहां पर होती है 65th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 1990 या 91 दोनों में 65th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर बोला जाता है कि अब हम जो ये वर्ड है स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिप्लेस करते हैं विद अ न्यू वर्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो यहां पर आपका जो बॉडी बनती है वो बनती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये इन दोनों को रिप्लेस कर लेती है, इसको भी और इसको भी, और ये आपकी नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनती है। फिर उसके बाद 89th, कौन सी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 सितंबर की, 2003 सितंबर की, जब इन कमीशंस को तोड़ा गया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बाइफरकेट किया गया दो कमीशंस में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि कब इन दोनों को बनाया गया, तो यहां पर आपको 2003 ध्यान रखना था, क्योंकि बाकी डेट्स तो हर एक में 28 सितंबर ही है, आपको ईयर में थोड़ा सा पता करना था कि कौन सा आंसर सही रहेगा। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है डी। फिर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हम इस क्वेश्चन को हिस्ट्री में भी सॉल्व कर सकते हैं और हम इस क्वेश्चन को पॉलिटी में भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने कोर्स में ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कवर करवाया है। तो इसी तरीके से मैं आपको पॉलिटी का क्वेश्चन करवाता हूं। जब अंग्रेज 1600 में 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया में एंटर करते हैं, तो उनका काम होता है ट्रेडिंग करना। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मुगल एम्पायर हमारा डिसइंटीग्रेट हो रहा होता है, तो उनको एक मौका मिलता है कि वो खुद का एम्पायर स्टेब्लिश कर सके, एक प्राइज्ड कॉलोनी जो उनको इंडिया के फॉर्म में दिख रही थी, इसको लंबे समय तक होल्ड कर सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर के बाद काफी स्ट्रांग हो जाती है, उसका कंट्रोल बंगाल, उड़ीसा, इन प्रोविंसेस में और साउथ में काफी स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, और काफी ज्यादा वो ट्रेड करती है, लेकिन इस ट्रेड में उनके जो उनके जो एम्प्लॉइज हैं, जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके, वो काफी फायदा उठा रहे होते हैं, अपना प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे होते हैं। तो इसी टाइम पर ब्रिटेन में पार्लियामेंट को लगता है कि अब हमें ना कंट्रोल करना चाहिए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, क्योंकि अगर हमें भारत को लंबे समय तक कंट्रोल करना है तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा सा लगाम में लेना पड़ेगा, ताकि हम भारत को लंबे समय तक कंट्रोल में कर पाए। तो इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पहला एक्ट बनाया गया, जहां पर उन्होंने कोशिश करी कि हम कंट्रोल करेंगे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, हम एक सेंट्रल टेरिटरी बनाएंगे इंडिया में जो कि हमारे कंट्रोल में होगी, और इसी पर्टिकुलर एक्ट में कुछ उन्होंने प्रोविजंस रखे। जैसे यहां पर उन्होंने बोला कि द गवर्नर ऑफ बंगाल विल बी डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने डेजिग्नेशन चेंज करी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला, किसको, वैरन हेस्टिंग्स को। उसके बाद उन्होंने एक और बात बोली कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी गवर्नर की। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश करेंगे, कहां पर, फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। तो ये कौन सा एक्ट था, ये पहला ही एक्ट चल रहा है अभी, आपको आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं करी। ठीक है, साथ ही चार्टर एक्ट ऑफ 1793 1813 सुप्रीम कोर्ट का जिक्र ही कम होता है बहुत। तो यहाँ पर ये एक्ट था जहां पर बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट, जहां पर एक चीफ जस्टिस और 3 और जज होंगे,
और ये कहां पे स्टेब्लिश करी जाएगी सुप्रीम कोर्ट? फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेजों का किला था बंगाल में, वहां पर स्टेब्लिश करी जाएगी। क्लियर है? अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स का ही क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस आपको हल्का सा कॉमन सेंस लगाना है। और अगर आप 2017 का पेपर देखते हो तो वहां पर आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया तो इन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस में स्कोर करना काफी आसान है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर जो रिट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हल्का सा मैं आपको रिट्स के बारे में बता दूं कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला गया है कि द राइट टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स, ये भी आपको एक राइट मिला हुआ है। मतलब क्या कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, कौन कौन सा? आपको राइट टू इक्वालिटी मिला है, आपको राइट टू फ्रीडम मिला है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है, आपको राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन मिला है, चाइल्ड अब्यूज के लिए राइट मिला हुआ है आपको, फिर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिला हुआ है आपको, कल्चरल एंड लिंग्विस्ट एजुकेशनल राइट्स मिले हुए हैं माइनॉरिटीज को, और इसके साथ साथ आर्टिकल 32 में अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने का राइट भी आपको मिला हुआ है। और इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। ठीक है? और यहां पर अगर मान लो किसी पर्टिकुलर सिटीजन का राइट स्टेट वायलेट करता है तो वो सिटीजन कहां का दरवाजा खटखटाएगा? वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, और सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स इशू करके उसके फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवा सकती है। तो ये रिट्स बेसिकली क्या है? एक फॉर्म ऑफ ऑर्डर है। तो टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन रिट्स की बात करी है, जो कि इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो 5 इन नंबर है। कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यू वारंटो। अब इनको वन बाय वन समझिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। हेबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी आदमी को, किसी पर्सन ए को किसी बी पर्सन ने डिटेन कर लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट या आपकी कोई हाई कोर्ट के पास भी पावर है रिट्स इशू करने की, आर्टिकल 226 के अंडर। तो वो ये रिट इशू कर सकती है हेबियस कॉर्पस की, और उसे बोलेगी किसको? बी को, कि इस ए को मेरे सामने पेश कर। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है हेबियस कॉर्पस का, वो है टू हैव द बॉडी ऑफ। किसकी बॉडी मांग रहे हैं? ए की बॉडी, जिसको बी ने डिटेन कर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर इशू कर रही है, ये रिट इशू कर रही है बी को कि ए को मेरे सामने पेश करो, जिसको आपने डिटेन कर रखा है, और मैं चेक करूंगी कि ये जो डिटेंशन आपने करी है ये लॉफुल है या नहीं है, ये लीगल है या नहीं है। अगर ये लीगल नहीं होगी तो इसको फ्री छोड़ देंगे, और अगर ये लीगल होगी तो इसको डिटेन करके रखेंगे। ठीक है? तो हेबियस कॉर्पस आपकी क्या है? पहली रिट। सेकेंड रिट है मैंडेमस। मैंडेमस में क्या होता है कि जो हमारी कोर्ट है ये एक रिट इशू करती है, एक ऑर्डर इशू करती है टू अ पब्लिक ऑफिशियल जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इस रिट में से बोला जाता है कि जो आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं, है ना, वो आप परफॉर्म करिए। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है? वी कमांड, हम आपको कमांड दे रहे हैं, वी कमांड, आपका जो काम है वो करने की आपको हम कमांड दे रहे हैं। आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करिए, क्योंकि आप एक पब्लिक ऑफिशियल हैं और आपको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। तीसरी आती है प्रोहिबिशन। अगर मान लो एक हायर कोर्ट है तो ये एक लोअर कोर्ट को प्रोहिबिशन वाली रिट इशू कर सकती है अगर लोअर कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर रही है या उस जुरिस्डिक्शन को ले रही है जो उसकी है ही नहीं। ठीक है? यूसर्पिंग अ जुरिस्डिक्शन और एक्सीडिंग अ जुरिस्डिक्शन। ठीक है? फिर आती है सर्टियोरी। सर्टियोरी का मतलब क्या है कि यहां पर अगर हायर कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उसे बोल सकता है कि जो आपके पास केस पड़ा है इसको मेरे पास ट्रांसफर कर दीजिए, या जो आपने जजमेंट दी है उसको मैं क्वेश कर रहा हूं, उसको मैं नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर रहा हूं। तो ये कौन सी रिट है? ये है सर्टियोरी। एंड लास्ट है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो में क्या होता है कि अगर मान लो आपको लगता है कि कोई पर्सन किसी ऑफिशियल पोस्ट पर है लेकिन वो उसका लीगल अधिकारी नहीं है, तो आप कोर्ट से बोल सकते हैं कि आप क्यो वारंटो रिट इशू करिए और इससे बोलिए कि ये अपना क्लेम उस पर्टिकुलर ऑफिस पे बताए मुझे। ठीक है? ये 5 रिट्स होती हैं आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये रिट्स आपका हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है यूजिंग आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन क्या था? अगेन बैक टू द क्वेश्चन
मैच द फॉलोइंग बोला हुआ है, आपको 4 टर्म्स दिए हैं, एक्टस रियस, सर्टियरी, हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, और आपको बताना है कॉलम 2 में वी कमांड गिल्टी एक्ट टू बी अप्राइज्ड यू मे हैव द बॉडी, मैच करना है आपको। तो इसको भी भूल जाइए क्योंकि आपको 5 रिट्स पता है, आपको एक्टस रियस नहीं पता, क्योंकि हम जो कोर बुक पढ़ते हैं पॉलिटिकली वो है लक्ष्मीकांत, और वहां पर एक्टस रियस का आपको जिक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो पता है पहले उसको देखिए। आपको सर्टियरी पता है, सर्टियरी में क्या होता है कि जो आपकी हायर कोर्ट है उसने बोला है लोअर कोर्ट को कि आप ये केस मेरे पास ट्रांसफर कर दीजिए, या आपकी ये जजमेंट में क्वेश कर रही हूँ, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रही हूँ। तो सर्टियरी में क्या हो रहा है कि टू बी अप्राइज्ड, आप उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। हेबियस कॉर्पस में क्या होता है, यू मे हैव द बॉडी, कि कोर्ट बॉडी मांग रही है कि जिस आदमी को बी ने डिटेन कर लिया था उसको मेरे सामने पेश करिए, मैं चेक करूंगी कि डिटेंशन लॉफुल है या नहीं है। तो हेबियस कॉर्पस कहाँ आना चाहिए, डी में। सर्टियरी कहाँ आना चाहिए, सी में। मैंडमस का मतलब क्या है, वी कमांड, यू आर अ पब्लिक ऑफिशियल, यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन ऑफिशियल ड्यूटीज, तो ये कहां पे आएगा, ए में। तो अब आप आंसर देखिए, आपका सेकंड कहां पे आना चाहिए था, सी में, थर्ड कहां पे आना चाहिए था, डी में, और फोर्थ कहां पे आना चाहिए था, ए में। तो ऑप्शन क्या बना, आपका ऑप्शन यहीं से निकल गया, आपको बाकी ऑप्शन देखने भी नहीं है। तो एक्टस रियस बेसिकली क्या होता है कि जब आप फिजिकल एक्ट करते हो जिससे दूसरे को हार्म हो सकता है, कई बार हमें नहीं पता होता, ये आपकी लीगल टर्म है, तो जो पता है उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन का, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन। अब ये थोड़ा सा वहां पर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, इसके दो आंसर पॉसिबल थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देयर आर 3 लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट। ठीक है, मैंने आपको बोला कि इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। इस लिस्ट के ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है, पार्लियामेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और इस लिस्ट के ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है ये आपकी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में है, जब सर्कमस्टांसिस नॉर्मल है। लेकिन इसके साथ साथ 5 ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जब हमारी पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट लिस्ट के भी सब्जेक्ट पर लेजिस्लेट कर सकता है। 5 ऐसी सिचुएशन है जब अगर यूनियन चाहे, अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लेजिस्लेट कर सकता है। इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से हैं, पहला, जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं तो उस केस में राज्यसभा परमिट कर देती है पार्लियामेंट को कि आप स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जब उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हो अंडर आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो। चौथी क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करें कि पार्लियामेंट हमारे एक सब्जेक्ट के ऊपर लेजिस्लेट करिए। पांचवा, जब पार्लियामेंट को किसी इंटरनेशनल कन्वेंशन या एग्रीमेंट को फोर्स में लेकर आना हो। तो इन 5 सर्कमस्टांसिस में भले ही सब्जेक्ट आपका स्टेट लिस्ट का है, इनके ऊपर कानून बनाने की पावर पार्लियामेंट को मिल जाती है। वापिस आते हैं क्वेश्चन में, द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ओनली व्हेन। तो आपको पांचों कंडीशन दिमाग में आनी चाहिए। तो राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट, पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, और नेशनल इमरजेंसी ये भी कंडीशन मैंने आपको बताई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी और डी दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंचेस। देखो, जो भी आपकी कोर्ट होती है उसकी प्रिंसिपल सीट होती है जो उसका मेन ऑफिस होता है, और उसके साथ साथ वो चाहे तो आपकी बेंचेस कहीं और भी कंडक्ट कर सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की मेन बेंच क्या है, जो आपकी प्रिंसिपल सीट क्या है, वो है आपकी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इंडिया में हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी मल्टीपल बेंचेस देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इंडिया में, तो हाई कोर्ट की जो शुरुआत होती है वो 1862 से होती है।
कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे में हाई कोर्ट बनती है। 1866 में आपकी इलाहाबाद में हाई कोर्ट बनती है। उसके बाद जब आजाद भारत होता है 1947 में, तो लगभग हर एक प्रोविंसेस के पास एक हाई कोर्ट थी। लेटर इन 1956 जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, उसमें बोला गया कि एक हाई कोर्ट दो स्टेट्स के लिए भी हो सकती है। देयर कैन बी अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर देन 2 स्टेट्स। तो हमारे देश में अभी 24 हाई कोर्ट हैं। स्टेट्स कितनी है? 28। यूटी कितनी है? 7। तो कुछ हाई कोर्ट्स कॉमन होंगी। तो कॉमन हाई कोर्ट्स में जनरली आपको ज्यादा बेंचेस भी देखने को मिलेंगी। तो जैसे अगर हम बात करें बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट है ये आपकी गोवा के ऊपर भी जुरिडिक्शन रखती है, या आपकी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के ऊपर भी जुरिडिक्शन रखती है। तो इसकी मल्टीपल बेंचेस हैं। इसकी पुणे में बेंच है, इसकी औरंगाबाद में बेंच है, इसकी नागपुर में बेंच है। तो इसकी भी मल्टीपल बेंचेस हैं। तो यहां पर कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ बेंच पूछा गया है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 ही बेंच है, एक आपकी जबलपुर में है, एक और बेंच है। तो 2 आपकी बेंच है मध्य प्रदेश की। तो ये आपके ऑप्शन का पार्ट नहीं बनेगा। कोलकाता हाईकोर्ट की जुरिडिक्शन अंडमान एंड निकोबार के ऊपर भी है, तो इसकी भी जनरली एक ही बेंच है, तो ये भी आपके ऑप्शन का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन जो गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट न सिर्फ असम के लिए बल्कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के ऊपर भी अपनी जुरिडिक्शन रखती है। तो इसकी जो बेंच है वो गुवाहाटी में भी है, इसकी जो बेंच है वो ईटानगर में भी है, कोहिमा में भी है और ऐजवाल में भी है। तो इसकी नंबर ऑफ बेंचेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू एनी अदर कोर्ट गिवन इन द ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आंसर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इट इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय। अब देखो, हमने एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है। अभी हमारे देश में कितनी ऑल इंडिया सर्विस है? अगर आपको अंदाजा लगाने में डिफिकल्टी हो रही है तो मैं आपको समझा दूं कि इस टाइम पर हमारे देश में 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं। एक है IAS जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोला जाता है, दूसरी है IPS इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरी बाद में बनी थी 1966 में, वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इन 3 सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विस बोला जाता है और जनरली इनके एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। ठीक है, अगर मान लो एक और नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो इसके लिए राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू लोकसभा। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, तो उस केस में वो आगे फिर बात बढ़ेगी, नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने की शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर इनिशिएटिव कौन लेगा? सबसे पहले वो लेगा राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर बी। ठीक है, और अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन पॉलिटी का, जो 2017 के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया। लास्ट है बट सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है ये प्रीलिम्स 2017 का, क्योंकि यहां पर बहुत ही क्लोज ऑप्शन थे और आपसे आर्टिकल्स के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पूछ ली। आपसे बोला है मैच द फॉलोइंग, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, वेरी क्लोज। और ऑप्शंस भी सारे क्लोज हैं कि आर्टिकल 153 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, mandates office of governor, specifies term of governor, specify executive authority of governor। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को गलती करने के चांसेस कब सबसे ज्यादा थे, क्योंकि यहां पर आपको एग्जैक्टली हर एक आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए, जो कि काफी डिफिकल्ट है प्रिपेयर करते टाइम। जनरली हम कहते हैं कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51A ये पता होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल 1 से लेकर 51A की, तो आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा कि आर्टिकल 1 to 4 ये डील करते हैं इंडियन यूनियन एंड इट्स सिटीजन से। आर्टिकल 5 to 11 ये आपके डील करते हैं इंडियन सिटीजनशिप से। आर्टिकल 12 to आर्टिकल 35 ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 ये डील करते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। और आर्टिकल 51A डील करता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से। तो इनको तो आपको पता ही करना है, लेकिन इतनी ज्यादा डेप्थ में 153, 154 का पता होना ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हल्का सा लॉजिक लगाना था कि सबसे पहले आर्टिकल क्या होगा कि देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए। तो पहला आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 153। तो जैसे ही आप ये लॉजिक लगाते हो तो यहां पर क्या होगा? मैंडेट्स द ऑफिस ऑफ गवर्नर, 1 का बी। और अगर आप हल्का सा ऑप्शन देखोगे तो 1 का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में था,
तो यहाँ पर हल्का सा लॉजिक लगाने के बाद जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको एक ही ऑप्शन मिला, फर्स्ट का बी। सेकंड का क्या है, स्पेसिफाई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ दिस गवर्नर, कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द स्टेट आर टेकन ऑन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है। आर्टिकल 155 की जो आपका गवर्नर है, एंड आर्टिकल 3 का क्या होगा, बी, मैंडेट 153 का 1 का होगा आपका ए, सॉरी इसका सेकंड का होगा डी आपका, थर्ड का क्या होगा आपका ए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, एंड फोर्थ का क्या होगा आपका आंसर सी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर बी। तो ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस की डिस्कशन। इसके साथ साथ मैं आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, उनकी भी डिस्कशन लेकर पेश होऊंगा। आप एंजॉय करिए और प्लीज प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके लिए हमने अपना कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, हरियाणा सिविल सर्विसेज 2021 कोर्स, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं जिसमें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके टेलीग्राम लिंक के बारे में और कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस एट 8146207241। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।